विदाई भाग 1। माँ, मैंने ठान लिया है कि मैं अभिनेत्री ही बनूंगी। अच्छा होगा आप और पापा भी मेरे इस निर्णय में मेरा साथ दो। वैसे भी जब मैंने निर्णय ले ही लिया है तो करूंगी तो मैं वही। रूहानी का सुर सख्त था। वो शुरू से अड़ियल रही थी। बड़ा होने के साथ जल्द से जल्द पैसा और शोहरत पाने की धुन ने उसे और भी कठोर बना दिया था। माता पिता का उसके निर्णय में साथ देने या ना देने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब से उसकी एक सहेली ने उसे एक एजेंट से मिलवाया था और उस एजेंट ने रूहानी को टेलीविजन पर उच्च कोटि की अभिनेत्री बनवाने के सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, तब से रूहानी लगातार वही सपना देख रही थी। वो एजेंट भी लगभग रोज ही उसे फोन करता और जल्दी नोएडा पहुंचने को कहता। रूहानी भी उसी समय अपने माता पिता से जिद करने लगती। मैं कहती हूँ जी, यदि हम रूहानी को अपने साथ अपने पास रखना चाहते हैं तो हमें उसका साथ देना चाहिए, वरना 18 वर्ष की तो वो हो ही गई है। घर छोड़कर चली गई तो हम क्या कर पाएंगे। उसकी जिद के आगे माँ ने हार मान ली थी। अब वे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पिता को समझा बुझा रही थी। क्या तुम जानती नहीं हो कि वो कैसी दुनिया है? जितनी चकाचौंध है उतना ही तनाव भी, जितना पैसा है उतनी ही प्रतिस्पर्धा भी, जितनी जल्दी शोहरत मिलती है उतना ही कठिन उस शोहरत को अपने पास बनाए रखना होता है। तुम्हें लगता है कि रूहानी इतनी कठिन जिंदगी जी पाएगी? और नोएडा यहाँ रखा है क्या? कितनी दूर है हमारे शहर से, वहाँ अकेली कैसी रहेगी वो? पिता अब भी राजी न थे, लेकिन वयस्क बेटी की जिद के आगे कब तक टिक पाते। रूहानी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ी घर से। पटरियों पर तेजी से दौड़ती ट्रेन से खिड़की से बाहर झांकते हुए, भागते हुए पेड़ों के साथ उसके मानस पटल पर अतीत के क्षण भी दौड़ने लगे। कैसे उस एजेंट ने रूहानी को देखते ही 2-3 टीवी धारावाहिकों की बात कह डाली थी। अरे रूहानी, तुम एक बार नोएडा आओ तो सही। ऑडिशन में तुम्हारा नंबर लगाना मेरा काम है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारा चयन हो जाएगा। फिर तुम्हें एक मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी। चलो उसका इंतजाम भी करा दूंगा। अब बस रातों रात स्टार बनने की तैयारी कर लो डार्लिंग। ट्रेन में अकेले नोएडा जाते हुए वो सोचती जा रही थी, आज मैं इस भीड़ का हिस्सा हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। मैं भी इन लोगों में इन्हीं की तरह खो गई हूँ। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं इसी भीड़ की रोल मॉडल होंगी। मन ही मन मुस्कुराती रूहानी पर किसी का ध्यान नहीं था। आज वाकई वो इस भीड़ का हिस्सा थी, लेकिन भविष्य किसने देखा है? शायद इसलिए भविष्य के सपने सजाना दिखाना आसान है। बहुत सी दुकानें इसी स्वप्न भविष्य को बेच रही हैं। बहुत से लोग दूसरों के भविष्य को दिखाकर अपना वर्तमान सुधार रहे हैं। नोएडा पहुंचते ही रूहानी ने उस एजेंट से संपर्क साधा। फिर उसी ने रूहानी को नोएडा से सटे एक सस्ते से गांव में पीजी में एक कमरा दिलवा दिया। रूहानी के साथ वहां 3 लड़कियां और रहती थीं। कमरे की हालत देख रूहानी के सपने थोड़े चटकने लगे। बोली, आपने तो कहा था कि आप मुझे रातों रात स्टार बना दोगे, पर यहाँ तो डोंट बी सिली रूहानी। स्टार बनने में मेहनत लगती है। पहले पेड़ उगाओ, फिर आम खाना। खैर छोड़ो ये फिजूल की बातें। मैंने कल तुम्हारे लिए एक ऑडिशन में नंबर लगाया है। ठीक 10 बजे पहुंच जाना इस पते पर। वो उसे पता लिखा कागज पकड़ा गया। सुबह सुबह तैयार हो रूहानी निश्चित समय पर निर्धारित स्थान पहुंच गई। नई जगह, नई संस्कृति। रूहानी थोड़ा असहज अनुभव कर रही थी। वहां लंबी कतार लगी थी।
रूहानी का नंबर आते आते तीसरा पहर आ गया। भूखी प्यासी रूहानी थकान से बेहाल थी। अपना नाम पुकारे जाने पर चेहरा थोड़ा संवार कर वो अंदर पहुंची। जो लाइनें उसे दी गई थीं, उसे उसने याद कर लिया था, किंतु पहली बार कैमरे के सामने बोलने के कारण उसके चेहरे पर कोई हाव भाव न आ पाए। एक रोबोट की भांति उसने लाइनें बोल दी। जाहिर है वो उस ऑडिशन में नहीं चुनी गई। एक तो अनुत्तीर्ण होने का दुख, ऊपर से एजेंट से अच्छी खासी डांट सुननी पड़ी, वो अलग। एजेंट उसे अलग अलग जगह ऑडिशन पर भेजता, किंतु कैमरे के सामने आते ही पता नहीं रूहानी को क्या हो जाता। इसी भागदौड़ में 3 माह गुजर गए। घर से जो पैसे लाई थी वो खत्म होने लगे थे। साथ ही रह रही अन्य लड़कियों का भी यही हाल था। सभी इस रूपहली दुनिया का हिस्सा बनने आई थी, किंतु कामयाबी किसी के भी हाथ नहीं लग रही थी। रूहानी के चेहरे का फायदा उठाने और कैमरे के प्रति उसकी झिझक मिटाने हेतु एजेंट ने पहले उसे मॉडलिंग करवाने की सोची। नियत समय पर रूहानी मालवीय नगर की गलियों में स्थित मॉडलिंग एजेंसी पहुंच गई। वहां भी लड़कियों की लंबी कतार। वहां का एजेंट बेशर्मी से लड़कियों के बदन को छू रहा था। हर लड़की के बदन के हर हिस्से का नाप ले रहा था और जोर जोर से उसे दूसरे लड़के को बताता जा रहा था, जो उसे एक कागज पर लड़कियों के नाम के आगे लिखता जा रहा था। हद तो तब हुई जब उसने रूहानी के आगे खड़ी लड़की के नितंब दबाकर पूछा, असली हैं? रूहानी के लिए ये सब अप्रत्याशित था, लेकिन कहते हैं ना, भट्टी में तपकर ही सोना कंचन बनता है। धीरे धीरे रूहानी भी ऐसे कल्चर की आदी हो गई। उसकी झिझक खुलने लगी। उसके हाव भाव, उसकी भाव भंगिमा में खुलापन आ गया। छोटे मोटे विज्ञापन कर कुछ पैसा भी आने लगा था। इस शहर में रहना अब रूहानी के लिए संभव होता जा रहा था। शायद रूहानी के एजेंट ने अपना लक्ष्य पाने को सही मार्ग अपनाया था। कुछ था उसकी आंखों में, उसके चेहरे में, जो उस एजेंट ने भांप लिया था। रूहानी को उसने फिर एक टीवी धारावाहिक के ऑडिशन हेतु भेजा। इस बार रूहानी के सपने सिर्फ हवाई नहीं थे। रूहानी को एक छोटा सा रोल मिल गया, लीड एक्ट्रेस की ननद की भूमिका निभाने का। शुरू में रूहानी को ये काम भी और कामों जैसा ही प्रतीत हुआ, जैसे दफ्तर जा रही हो। उतनी ही मेहनत, वैसी ही समय सारणी, बल्कि छुट्टियां उससे कहीं कम। न कोई शनिवार, न कोई इतवार, चाहे बुखार ही क्यों न आए, दवा फांको और चलो काम पर। किंतु जैसे जैसे उस धारावाहिक की टीआरपी बढ़ने लगी, लोग उसके किरदार को पहचानने लगे। रूहानी का मकान मालिक अब उससे तमीज से पेश आता। कभी कभार उसके बच्चे अपने मित्रों सहित रूहानी के साथ सेल्फी लेने चले आते। उसे अच्छा लगता जब उसका एजेंट उसे किसी वेशभूषा में बाजार जाने से मना करता। अब तुम एक सेलिब्रिटी हो डार्लिंग, यो उठकर अब तुम मार्केट नहीं जा सकती हो। अपना सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करो। धारावाहिक करते करते रूहानी को 1 साल होने को आ रहा था। इस बीच अपने माता पिता से उसका संपर्क बहुत ही कम रह गया था। क्या करती, समय ही नहीं था उसके पास। जब कभी मिलना होता तब उसके माता पिता ही चले आते उसके पास, लेकिन तब भी वो उनके साथ बहुत ही कम समय व्यतीत कर पाती। बेटा, इन अखबारों में तेरे और उस एक्टर के बारे में न जाने क्या क्या ऊट पटांग छपता रहता है। इस बार माँ ने बात छेड़ी थी। अभी तेरी उम्र ही क्या है, और इन बदतमीजों को देखो, कुछ भी छापते रहते हैं। रूहानी चुप रही थी। भले ही उसकी उम्र अभी केवल 19 वर्ष की थी, किंतु सफलता और शोहरत का फल वो चखने लगी थी। फिर ऐसे में परिपक्वता जल्दी आ जाना क्या बड़ी बात है। सह कलाकार विनोद उसे बहुत पसंद था। हो सकता है उसकी आंखों के भाव किसी पत्रकार ने पकड़ लिए हों। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना कला जो होती है इनकी। इन्हीं रिपोर्टों के चलते विनोद को रूहानी के मन की बात ज्ञात हो गई थी। एक दिन मौका देख उसने रूहानी को कॉफी डेट पर बुलाया। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया। फिर तो अक्सर वे शूटिंग के बाद मिलने लगे। कभी कॉफी तो कभी डिनर, कभी पब तो कभी डिस्को। 35 की उम्र पार कर चुके विनोद के साथ
एक कमसिन सुंदरी लग गई थी। एक रात 5 सितारा होटल के डिस्को की भीड़ में नाचते नाचते विनोद ने अचानक रूहानी के अधरों पर अपने होंठ अंकित कर दिए। इस अप्रत्याशित घटना से रूहानी कुछ कांप उठी, लेकिन विनोद ने उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को और कस दिया। फिर लगातार 1, 2, 3 चुंबनों के बाद रूहानी भी उसकी लौ में बह गई। उसी होटल में पहले से बुक कमरे में विनोद ने रूहानी को अपना बना लिया। फिर रूहानी को विनोद का भरी भीड़ में हाथ पकड़ने या हंसकर उसके कंधे पर झूल जाने में कोई आपत्ति न रहने लगी। धीरे धीरे मीडिया में इन दोनों के प्रसंग इनकी तस्वीरों के साथ उछलने लगे। एजेंट के ऐतराज करने पर भी रूहानी ने एक न सुनी, लेकिन मीडिया के कुछ पूछने पर दोनों यही कहते कि वे सिर्फ दोस्त हैं। दोनों की नजदीकियों के किस्से लोग मजे ले लेकर पढ़ते सुनते। यूनिट के अन्य कलाकार भी उनकी वैनिटी वैन के अंदर खिल रही उनकी दास्ताने मोहब्बत की कहानियां सुनाते। इस विषय में माँ का फोन आने पर रूहानी उन्हें झड़क देती, क्या माँ तुम भी इन प्रेस वालों की बातों में आ जाती हो? अच्छा अब रखती हूँ, मेरी शूटिंग चल रही है। सोनी चैनल पर चल रहे तुम्हारे बिना जिया जाए ना धारावाहिक की लीड अभिनेत्री माँ बनने वाली है। अब ज्यादा दिन तक ये रोल नहीं निभा पाएगी। तुम कहो तो उसके डायरेक्टर से इस विषय में तुम्हारी बात चलाऊं? रूहानी के एजेंट ने उसे अंदर की खबर दी तो रूहानी ने हामी भर दी। अपने करियर में आगे बढ़ने से वो खुश थी। आज का अखबार पढ़ा तुमने रूहानी? अचानक अपनी सह अभिनेत्री मिथिला का फोन आने पर रूहानी को आश्चर्य हुआ। आखिर मिथिला की उससे सिर्फ नाम की बनती थी। मीडिया के सामने या पार्टियों में एक दूसरे के गाल पर चुंबन अंकित करने के सिवा शायद ही इनमें कोई बातचीत होती हो। अभी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। वो दरअसल मुझे सोनी चैनल पर चल रहे तुम्हारे बिना जिया जाए ना धारावाहिक की लीड अभिनेत्री का रोल ऑफर हुआ है ना, उसी की तैयारी में व्यस्त थी। क्यों, ऐसा क्या आया है अखबार में? वो रोल तुम्हें ऑफर हुआ है? मिथिला की हंसी की आवाज से रूहानी और भी हैरान हुई। यहाँ इस इंडस्ट्री में तो रोल छीनने की होड़ लगी रहती है। इस खबर से तो मिथिला को रोना चाहिए था, लेकिन मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल मिलने पर वो हंस रही है। शायद तुम्हारे बिना जिया जाए ना धारावाहिक में तुम्हारे का किरदार विनोद की प्रेमिका के नाम ही आना लिखा है। वो दरअसल इस धारावाहिक की असली अभिनेत्री विनोद के बच्चे की माँ बनने वाली है और दोनों शादी कर रहे हैं। मैंने सोचा विनोद तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है तो तुम्हें तो ये खबर पता ही होगी। मिथिला ने आग में घी डाला। रूहानी का मन धुड़क उठा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात। उसने तेजी से फोन जमीन पर पटक मारा। उसका मन शोक, घृणा, संताप से भर उठा। वो वहीं जमीन पर पसर गई। न जाने कितने घंटे वहीं पड़ी रही। देर शाम तक उसका एजेंट उसके घर के अंदर प्रवेश होते हुए बड़बड़ाया, कहाँ हो यार रूहानी, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। फिर उसकी दशा देखकर वो समझ गया कि खबर रूहानी तक पहुंच चुकी है। उसी ने रूहानी को वहां से उठाया, पानी पिलाया और फिर बिस्तर पर लिटाया। अगली सुबह भी एजेंट वहीं था। गुड मॉर्निंग कहते हुए उसने रूहानी को चाय का कप थमाया। क्या हुआ डार्लिंग? ऐसा तो होता रहता है। यू डोंट नीड टू गेट सो अपसेट। रियली? तुम्हें वाकई लगता है मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए? उस कुत्ते ने मेरे साथ। रूहानी फुफकार रही थी। देखो रूहानी, बीत गई सो बात गई। यहाँ काम करना है तो चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी। टीवी की दुनिया लाजवाब है। रातों रात प्रसिद्धि, रातों रात कामयाबी। कल तक तुम एक छोटे से शहर की अनजान जिंदगी जीने वाली लड़की थी, लेकिन आज तुम घर घर में जानी मानी हस्ती बन चुकी हो। तुम्हारे पास पैसा है, शोहरत है, लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं। उस पर तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तुम्हें सालों साल काम करना है, इसलिए तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। जितना तुम आगे बढ़ती जाओगी उतना ही लोग तुम्हें कम समझ पाएंगे और यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे अपने हित में होने चाहिए, ना कोई पारिवारिक निर्णय, ना कोई भावनात्मक फैसला। पूरी दुनिया की नजर है तुम पर, ऐसे में कमजोर नहीं पड़ सकती तुम।
इसका समय नहीं है तुम्हारे पास। एजेंट ने रूहानी को खूब समझाया, लेकिन हर इंसान अलग मिट्टी का बना है, सबका व्यक्तित्व अलग होता है। रूहानी को ऐसे फरेब की कतई उम्मीद नहीं थी। जनवरी की सर्द हवाओं के साथ बाहर फैला घना कोहरा उसके अंदर भी जमने लगा था। बाहर का उदास रंगहीन मौसम उसके अंदर भी पसरने लगा था। रूहानी न ढंग से खाती, न किसी से बातचीत में उसका मन लगता, न मुस्कुराती। कई दिन लग गए उसे सामान्य होने में, किंतु समय अपना चक्र घुमाते हुए सबको अपनी धुरी पर ले ही आता है। लेकिन इस बीच उसके हाथ से वो लीड एक्ट्रेस का रोल जाता रहा। अब उसके पास कोई काम नहीं था, फिर भी वो थी तो एक टीवी अभिनेत्री ही। अपना रहन सहन उसे उसी हिसाब से बरकरार रखना था। पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। इसी बीच उसके जो हाथ आया वही काम करने का निश्चय किया। एजेंट की मदद से उसने एक रियलिटी शो में भाग लिया। शो देश के बाहर था। रूहानी प्रसन्न थी कि इस बहाने वो विदेश घूम आएगी और कुछ पैसा भी कमा लेगी। शो में उसकी मुलाकात रंजन से हुई, जो उसका टीममेट था। रंजन भी एक छोटे से शहर का लड़का था, जो इस रंगीली दुनिया में अपने को आजमाने आया था। अभी तक उसे सिर्फ धक्के ही मिले थे। ये उसका पहला शो था। रूहानी और रंजन की अच्छी पटने लगी। टूटे दिल को एक सहारा मिलने लगा था। रंजन और रूहानी का अच्छा तालमेल उन्हें जीत की ओर अग्रसर करता गया। आखिर उन दोनों की टीम जीत गई। अच्छा खासा पैसा मिला। अपने देश लौटते समय हवाई जहाज में रंजन ने रूहानी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अपनी टीम जारी रखोगी? क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी रूहानी? रंजन ने रूहानी को प्रपोज कर दिया। रूहानी बेहद खुश थी। एक तो जीत, उस पर पैसा और अब प्यार भी। और क्या चाहिए किसी 21 वर्षीय को? रंजन अब तक पीजी में रहता था और रूहानी किराए के घर में रहती थी। दोनों मिलते, संग साथ समय व्यतीत करते, फिर अपने अपने घर लौट जाते। रूहानी, ऐसे तो जो पैसा हम दोनों ने जीता है वो खत्म होता चला जाएगा। इससे अच्छा है हम उसे अपने भविष्य के लिए कहीं निवेश कर दें। रंजन की बात में तर्क था, अतः दोनों ने आपसी सहमति से एक घर बुक करा लिया। तुम लोन की चिंता मत करना, तुम्हें इस झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ राशि हमारे पास है ही और कुछ मैं पर्सनल लोन ले लूंगा। ईएमआई मैं भरता रहूंगा, बस कागजी कार्रवाई करवा लेते हैं। लोन लेने की आवश्यकता के कारण घर रंजन के नाम बुक हुआ। तुम बस हमारे घर को सजाने की चिंता करो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। रंजन की इन बातों से रूहानी चहक उठी थी। रूहानी ने अपने एजेंट के द्वारा रंजन को काफी काम दिलवाया और खुद घर सजाने बसाने में व्यस्त रहने लगी। कभी कभार एक दो भूमिका निभा लेती, लेकिन काम का बोझ और दबाव उसे अब रास न आता। अब उसका मन प्यार घर गृहस्थी में रमने लगा था। रंजन और वो रहते भी एक ही घर में थे। आजकल का प्यार ना तो सीमाएं जानता है और ना ही मानता है। उन दोनों ने अभी शादी नहीं की थी, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की डोर थाम चुके थे। रंजन नई नवेली दुल्हन की तरह रूहानी को उठाकर कमरे में ले जाता और दोनों प्रेम रस में भीगकर आनंदित हो उठते। यूं ही साथ रहते हुए प्यार के सागर में हिचकोले खाते दोनों रिश्ते के अगले पड़ाव पर पहुंच गए। माना कि दोनों ने सोच समझकर ये कदम नहीं उठाया था, किंतु प्यार के बीज को पनपने से कोई रोक पाया है भला? जब रूहानी को पता चला कि वो गर्भवती है, तो उसने रंजन को बताने की सोची। थोड़ा डर भी था मन में कि पता नहीं रंजन की प्रतिक्रिया कैसी होगी। रात को सोते समय उसने रंजन का हाथ हौले से अपने पेट पर रख दिया। बस इतना इशारा काफी था। रंजन समझ गया। इस खुशी के मौके पर उसने रूहानी के गाल पर अपने प्यार का चुंबन अंकित कर दिया। रूहानी प्रसन्न भी थी और संतुष्ट भी। अब वो रंजन से जल्दी शादी करना चाहती थी। जीवन की नाव सुख सागर में गोते लगा रही थी कि अचानक एक दिन रंजन की गैर मौजूदगी में रूहानी ने उसका फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी, हेलो, कौन बोल रहा है? आपको रंजन से बात करनी है ना? वो इस समय घर पर नहीं है, मार्केट गया है। गलती से फोन घर भूल गया है। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है आपको?
रूहानी ने कहा, तुम्हें बता दूं, तुम हो कौन रंजन की? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं। गर्लफ्रेंड? कुछ ही पलों की खामोशी के बाद वो बोली, मुझे अपना पता देना प्लीज। मैं उसकी पुरानी फ्रेंड हूँ, उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। रूहानी ने उसे अपना पता लिखवा दिया। बस उसी शाम उनके प्रेम नीड़ में तूफान आ गया। अचानक वो लड़की उनके घर आ धमकी। दरवाजा खोलते ही उसने रंजन को एक तमाचा जड़ा और जोर जोर से लड़ने लगी। रंजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? शायद तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता मेरे डैड के मातहत हैं। इस चुड़ैल के साथ मिलकर तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। मैं कपड़े की गुड़िया नहीं हूँ, मैं रोती नहीं रुलाती हूँ, समझे? लगभग चीखती हुई वो रूहानी की ओर मुड़ी, फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। रूहानी इस तरह के बर्ताव के लिए तैयार न थी। वो लड़की रूहानी पर टूट पड़ी, उसे पीटने लगी। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को रूहानी से अलग किया। इस घटना से रूहानी की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। अचानक उसका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया था कि आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। दरअसल रंजन का उसकी हालत पर ध्यान न देना उसे बहुत आहत कर गया था। ये वो ठेस थी जिसने रूहानी के सभी मौसम बदलकर ठंडे, निर्जीव और बेरंग कर दिए थे। रूहानी हर वक्त उदास रहने लगी थी। एक तो गर्भावस्था में डोलती मनोस्थिति, उस पर साथी से मिला दुर्व्यवहार। आजकल रंजन को उसकी खुशी, उसके मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि आजकल वो रूहानी पर अक्सर नाराज होने लगा था। रंजन के सिवा रूहानी का अपना कहने का कोई नहीं था। अकेली रूहानी सारा दिन उदासीन पड़ी रहती। रात को जब रंजन घर लौटता तो दोनों में घमासान होता। रंजन रूहानी पर हाथ भी उठाने लगा था। अवसाद से घिरी रूहानी को आगे की राह दिखाई नहीं दे रही थी कि क्या करे कि रंजन से उसका रिश्ता फिर मजबूत हो जाए। सोच सोच कर वो भी अवसादग्रस्त होती जा रही थी। ऐसे ही एक शाम रूहानी छत पर टकटकी बांधे अकेली बिस्तर पर पड़ी थी। अचानक फोन घनघना उठा। दूसरी तरफ उसी लड़की की आवाज थी। उसने रूहानी के फोन उठाते ही खरी खरी सुनानी शुरू कर दी। तुम क्या सोचती हो, रंजन को मुझसे छीन लोगी? रंजन मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हारी जैसी कितनी आई और गई, लेकिन रंजन को मुझसे कोई नहीं छीन पाई। कुछ दिन इधर उधर मुंह मारने से उसका मेरे प्रति प्यार कम नहीं हो जाता, समझी? अब अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा रंजन की जिंदगी से। उस लड़की की बातें सुनकर रूहानी और भी परेशान हो उठी कि क्या रंजन ने उसे धोखा दिया है। उसका उद्विग्न मन शांत नहीं हो पा रहा था। रंजन भी उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। आखिर किससे पूछे? वो सारे घर में कलकती सी घूमने लगी। स्वयं को उपेक्षित महसूस करती रूहानी छटपटाने लगी कि क्या करे, कैसे मुक्ति पाए इस अवसाद से। क्या फायदा इस सौंदर्य का, इस शोहरत का, जब कोई उसे प्यार ही ना करे। क्या इस जीवन में उसके लिए प्यार पाना संभव नहीं? इसी उधेड़-बुन में रूहानी उठी और अगली सुबह एक ही खबर सारे टीवी चैनलों पर बार बार दिखाई जा रही थी कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रूहानी ने अपने घर के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बस फिर सब तरफ वही शो, उसकी चर्चा। टीवी इंडस्ट्री में रूहानी के सहकर्मी, उसके तथाकथित मित्रगण अलग अलग कहानियां बयान करने लगे। न्यूज चैनलों को एक बढ़िया मुद्दा मिल गया अपनी टीआरपी बढ़ाने का। एक चैनल ने रूहानी के इस कदम का दोष रंजन के जीवन में दूसरी लड़की के प्रवेश को दिया। आधार था पड़ोसियों से की गई बातचीत। तो दूसरा चैनल कहने लगा कि रूहानी गर्भवती थी और वो रंजन पर शादी का दबाव डाल रही थी, पर वो मान नहीं रहा था, इसलिए रूहानी ने आत्महत्या कर ली। तीसरा चैनल रूहानी के कुछ दोस्तों के बयान के आधार पर कहने लगा कि रूहानी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि रंजन ने उस दूसरी लड़की के साथ मिलकर उसका खून किया है।
यानी जितने मुंह उतनी बातें। अंतिम संस्कार के समय काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सह कलाकार, आम जनता और इन सब के बीच छिपे रोते बिलखते रूहानी के माता पिता। इतनी भीड़ देखकर कौन कह सकता था कि यहाँ उसका अपना कहने को, उसके मन की टोह लेने वाला कोई न था। रूहानी चली गई। शायद संवेदनशीलता का यहाँ कोई काम नहीं। अपने घर से जिस धन व प्रसिद्धि की खोज में रूहानी निकल पड़ी थी, वो उसे मिल तो गई, लेकिन इंसान की खोज कब रुकी है भला? धन प्रसिद्धि के पश्चात प्यार पाने की खोज, प्यार के पश्चात अपना घर बसाने की आकांक्षा, ये सूची कभी खत्म नहीं होती।